इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि आखिर कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है क्लास 11th आईपी का जो कि है पाइथन। तो दोस्तों हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पहले हम देखेंगे दोस्तों एक इंट्रोडक्शन कि पाइथन आखिर किसने डेवलप की है, पाइथन को कब डेवलप किया गया है, पाइथन नाम क्यों दिया गया है, पाइथन के एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन को कैसे आप डाउनलोड करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से आपके पास में एडिटर हैं जो आप यूज कर सकते हैं, आईडीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन में कोडिंग आखिर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इन पर्सन के बारे में। इनका नाम है दोस्तों अपने पास में गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, क्या नाम है यहाँ पर इनका? गुइडो वैन रॉसम। तो गुइडो वैन रॉसम एक वो पर्सन है दोस्तों जिन्होंने फरवरी 1991 को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा था इन्होंने पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया गया है गुइडो वैन रॉसम के थ्रू, और इन्होंने बनाया था फरवरी 1991। और ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है, इसको बनाने के लिए इन्होंने दो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज किया। एक नाम था एबीसी और दूसरा नाम था अपने पास मॉड्यूला 3। तो दोस्तों मॉड्यूला 3 और एबीसी इन दो लैंग्वेजेस को यूज करते हुए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम था पाइथन। किसने बनाई है? गुइडो वैन रॉसम ने। कब बनाई है? फरवरी 1991 में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न। इसको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। मैं आपको अगला जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे हम पाइथन को यहाँ पर कंटिन्यू उसमें वर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे पाइथन डाउनलोड होने के जस्ट बाद हम लोग सीधे ही एक प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, सीधे ही अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे और इतना आसान कोड होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि पाइथन में काम करना, पाइथन को सीखना बहुत ज्यादा इजी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी आपको देता है और साथ साथ में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर भी आपको देता है। तो कह सकते हैं कि पाइथन इज एन इजी टू लर्न yet powerful object oriented programming language, yet as powerful as many other middle level languages, not so high level languages, ठीक है, like C and C++, Java। तो यहाँ कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो एक वैसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं जैसे कि सी है, C++ है, जावा है। तो ऑब्वियस है दोस्तों ये बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इतनी सारी लाइब्रेरी आखिर इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोस्तों कम भी नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर हैं आज के टाइम पे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज कौन सी बन गई है? पाइथन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि दोस्तों पाइथन जो है एक ऐसी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करते हुए आप लोग हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं। पाइथन को यूज करते हुए आप लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप दोस्तों गेम्स बना सकते हैं, आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसी टाइप से पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे कि टर्टल को यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टिकेंटर को यूज कर सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी आपको पाइथन में। तो पाइथन वैसे बहुत ज्यादा दोस्तों इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं आपको कह सकता हूं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है दोस्तों जैसे कि कोबरा या फिर कोई सांप वगैरह अपने पास आ रहे हैं, कुछ एनाकोंडा नाम आ रहा है, कहीं पाइथन नाम आ रहा है। तो आखिर ये पाइथन है क्या? जैसे दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया में जैसे कपिल शर्मा शो आपने सुना होगा, देखा होगा। तो कपिल शर्मा शो जिस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कॉमेडी सीरीज है, ऐसे ही 80s के टाइम पर जो बीबीसी चैनल है उस पर एक कॉमेडी सीरीज आती थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन। जो पर्सन है उनका एक था फ्लाइंग सर्कस। तो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक हुआ करता था जो कि कॉमेडी सीरीज हुआ करती थी, और इस सीरीज जो है जो बीबीसी पे आती थी इसकी स्क्रिप्ट को 1991 के आसपास
पढ़ी जा रही थी गुइडो वैन रॉसम के थ्रू। मतलब गुइडो वैन रॉसम जिस टाइम पर पाइथन लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, उस टाइम पर शायद फ्री होने के बाद वो इस लैंग्वेज के एक स्क्रिप्ट को भी पढ़ा करते थे। तो स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखूं, जो कि मैं एक नई लैंग्वेज बना रहा हूं। तो वो चाहते थे कि दोस्तों मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम थोड़ा मिस्टीरियस हो, ऐसा नाम हो जो कि सब लोग सोचने लग जाए कि यार ये क्या चीज है। तो उन्होंने क्या करा कि इस मॉन्टी पाइथन जो नाम है, इस मॉन्टी पाइथन में से चूज किया एक नाम जो क्या है, पाइथन। तो पाइथन जो है वो बेसिकली मॉन्टी पाइथन के नाम पे बना है, जिनकी कॉमेडी सीरीज आया करती थी, यहाँ पर है उसका नाम है फ्लाइंग सर्कस। तो यही है व्हेन ही बिगन, यहाँ कह सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग पाइथन, गुइडो वैन रॉसम वाज आल्सो रीडिंग द पब्लिश्ड स्क्रिप्ट। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर पब्लिश जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो कि एक बीबीसी कॉमेडी सीरीज अपने पास में हुआ करती थी, जो कि 1970s के लास्ट में अपने पास बनी थी। ठीक है, उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पढ़ा कर रहे थे उन दिनों में गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं कि गुइडो वैन रॉसम थॉट्स ही नीडेड अ नेम दैट वाज शॉर्ट। एक तो वो नाम शॉर्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूनिक होना चाहिए और थोड़ा सा मिस्टीरियस भी होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया था, पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी तरीके से अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन के प्लस यानी कि एडवांटेज और माइनस यानी कि डिसएडवांटेज अपने पास क्या कुछ है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेज को लेकर के। पाइथन में काम करना बहुत आसान है, बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विद वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल्स। अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथन में मुझे कोड लिखना है दोस्तों, मैं यहां पर जाके लिखता हूं x इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं एंटर करूंगा तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू 20। इसी तरीके से दोस्तों जब मैं आगे जाकर के लिखूंगा कि सपोज कि मैं जाके लिखता हूं यहाँ पर z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो दोस्तों क्या होगा, ये 10 जाके स्टोर हो रहा है इसमें, ये 20 जाके स्टोर हो रहा है इसमें, और दोस्तों इन दोनों का जो सम है वो जाके स्टोर हो रहा है z में। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाते हुए लिखता हूं z, तो ये क्या कर देगा, मुझे प्रिंट करके दिखा देगा 30। इसका मतलब कितना इजी है, जैसा आप सोच रहे हो नेचुरली वैसा ही आप लिख भी रहे हो और वैसे ही उसका आउटपुट भी आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सिंपल इसके सिंटैक्स है, इसके रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इजी है। इट्स वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी वेरी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामर फ्रेंडली है। तो प्रोग्रामर इसको बहुत आसानी से यूज कर सके, इस टाइप की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा अपने पास है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब हो गया जिसमें आप जो अपना कोड है वो बहुत कम कोड लिखते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूं एक प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या जावा, तो उसमें मुझे लिखना पड़ता है a इक्वल्स टू 5, इसी टाइप से b इक्वल्स टू 9। इस दो लाइन के कोड को हम लोग पाइथन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप ये लिखना चाहते हो a इक्वल्स टू b और फिर आप लिखना चाहते हो b इक्वल्स टू a, तो इसको दोस्तों हम लोग इतनी आसानी से लिख सकते हैं a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। तो पहले ये वैल्यू इसमें आ जाएगी और फिर ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी। इट मींस यहाँ पर स्वैपिंग भी हो जाएगी। तो कितना आसान है, एक लाइन का कोड लिखो आप और आपका कोड इजीली उस काम को कर सकता है। तो ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी अपने पास होती है। नेक्स्ट अपने पास है वो है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ये भी उसका एक बेनिफिट है। मैंने आपको याद होगा बताया था चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रिटर होता है, कंपाइलर होता है, जो क्या करता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यानी कि हमने जो अपना कोड लिखा है इस कोड को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप एक लाइन का कोड लिखें और इस कोड को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाइनरी में बदलने के बाद आप इसको सीधे सीधे रन भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप फिर दूसरी लाइन को रीड करेंगे, आप दोस्तों इसको बदलेंगे और आप इसको भी रन करते हैं। ऐसी थर्ड लाइन आपके पास आएगी और आप इसको भी यहाँ से रन कर सकते हैं। ऐसे फोर्थ लाइन है, इसी तरीके से इस फोर्थ लाइन को भी आप ट्रांसलेट करने के बाद रन करते हैं। तो पाइथन में जो काम होता है वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप इसमें एक एक लाइन को लिखेंगे, एक एक लाइन को चला सकते हैं
और अगर उसमें कोई एरर है, कुछ बग है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पर डिबगिंग कर सकते हैं। इट मीन्स Python is an interpreted language, not a compiled language. It make Python an easy to debug language and thus suitable for beginners to advanced user. तो जो हम लोग अगर स्टार्टिंग में अगर हम पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो जावा में काम करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सी में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सी प्लस प्लस में मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों पाइथन में कोडिंग करना बहुत ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बात करेंगे इट्स कंप्लीटनेस को लेकर के। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो लाइब्रेरी है वो थोड़ी सी कम है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से देखा जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी इसमें बहुत सारे आपके पास में जो है वो लाइब्रेरीज जो है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो है, वो जो मॉड्यूल्स हैं वो अपने पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर फील्ड के काम आप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर डिवाइस फंक्शनलिटी सच एज ईमेल्स हैं, वेब पेजेस हैं, डेटाबेस का काम हो सकता है, जीयूआई डेवलपमेंट हो सकता है, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, और भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है कि आप इसमें गेम्स डेवलप कर सकते हैं, हैकिंग का काम कर सकते हैं, इसी टाइप से आप नॉर्मल ऐप बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये भी क्या उसका एक एडवांटेज है। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज को यूज करते हुए। यहाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आप अपना कोड दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बना करके लाइनक्स में चला सकते हैं, लाइनक्स में बना करके आप उसको एंड्रॉयड पे चला सकते हैं, एंड्रॉयड पे बना करके आप उसको दूसरे ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी पर भी चला सकते हैं। तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होती है। ठीक है, तो पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सभी के अंदर आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से सिक्स्थ है आपके पास और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपके लिए, और साथ में ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ओपन सोर्स यानी कि जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है और फ्री है, यानी इंटरनेट से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको इसको परचेज ही नहीं करना है। ओके, इसी तरीके से दोस्तों जैसे अभी हम लोग प्लसेस देख रहे थे, प्लसेस में अगर एक और प्लसेस देखें तो वैरायटी ऑफ यूजेस और एप्लीकेशंस हैं। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, आप इसके अंदर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं, जीयूआई कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइप बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट का भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले वो है माइनसेस। माइनस क्या है अपने पास में? तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्लो रेस्पॉन्स देता है। यहां पर एक डिफरेंस है वो हम समझते हैं। जैसे दोस्तों कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने जो बात करी थी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें क्या होता है दोस्तों, हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं, उसके बाद आता है अपने पास एक ट्रांसलेटर, वो क्या करता है इस लैंग्वेज को दूसरे कोड में यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब कभी भी हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ये वाला प्रोग्राम रन होगा। मतलब अगर एक बार हमारे पास ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीधे उस कोड को चला सकते हैं। तो बार बार ट्रांसलेशन का काम नहीं होगा, और क्योंकि बार बार ट्रांसलेशन नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन उसका फास्ट होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर हम जो यूज करें वो क्या है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, इसमें इंटरप्रीटर होता है, तो इसमें क्या है कि इस तरीके से काम नहीं होता। इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो कोड लिखते हो वो सभी कोड एक एक करके क्या होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, और वो ट्रांसलेट होने के बाद रन होते हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन का कोड ट्रांसलेट होकर रन होगा, थर्ड लाइन ट्रांसलेट होकर रन होगी, फोर्थ लाइन ट्रांसलेट होकर रन होगी। तो हर बार, आज नहीं, जब भी आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे, हर बार आपका कोड जो है वो एक एक करके ट्रांसलेट होता जाएगा और रन होगा। तो दोस्तों एक जगह जहां पर हमारा ट्रांसलेटेड वर्जन अगर अवेलेबल है तो बार बार हमको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा, जबकि यहां पर बार बार ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि सी, सी प्लस प्लस, जावा में ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल है, इस वजह से वो हमारा कोड थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और ये थोड़ा स्लो है। लेकिन दोस्तों सीरियसली कह रहा हूं, इतना भी स्लो मत समझिएगा आप।
आप रन करें, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा स्लो है और ये वाला यानी कि जो कंपाइलर बेस्ड कोडिंग होती है, वो थोड़ी-सी फास्ट हो जाती है। लेकिन इसमें ये आप बिल्कुल नहीं समझिएगा कि बिल्कुल जीरो लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो इसके जैसे आप 4 इसके मैं आपको बताऊंगा अभी माइनसेस, लेकिन ये जो माइनसेस जो अपने पास है वो बहुत बड़े नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है? वही था कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन। फुली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो थोड़ी फास्ट होती है, उनका इंटरप्रिटेशन जो आपके पास है, ठीक है, वो थोड़ा सा फास्ट है। सो पाइथन ऑफर फास्टर डेवलपमेंट टाइम बट एग्जीक्यूशन टाइम आर नॉट फास्ट, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बार बार आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। खैर, ये फर्स्ट टॉपिक था दोस्तों। सेकंड है आपके पास कि सी, जावा, सी प्लस प्लस, पर्ल, इतनी बड़ी लाइब्रेरी इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 जो सबसे ज्यादा आगे काम कर रही है, सबसे ज्यादा जो जिसके यूजर हैं, वो अपने पास क्या है? पाइथन लैंग्वेज है। लेकिन अगर अपन कंपेयर करें लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास पाइथन के अंदर थोड़ी सी लाइब्रेरी कम है, क्योंकि ये बहुत बाद की प्रोग्रामिंग है। इससे पहले की बहुत सारी प्रोग्रामिंग अवेलेबल थी, तो ऑब्वियस है उसकी लाइब्रेरी थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम जो है अपने पास उसकी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। लेकिन फिर भी अभी भी उसकी जो लाइब्रेरी उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये सी, जावा, पर्ल ऐसी हाई लेवल जो लैंग्वेजेस हैं, उसका उतना बड़ा कलेक्शन नहीं है पाइथन का, ठीक है? तो खैर, यही कुछ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं लिखता हूं x, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक इनपुट का एक कमांड दूंगा और मुझे इसके अंदर एक एज डालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज 6 लिखता हूं, तो ये यहाँ पर जाकर के 6 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 6 की जगह मैं जाकर के लिखता हूँ SIX, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर हमने गलती से भी INT लगा दिया, इंटीजर, तो ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल नहीं पाएगा। इस वजह से आ जाएगी एक एरर। तो कह सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच इशू। तो ये क्या है कि जो टाइप मिसमैच अपने पास है उसको कैच नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ इंटीजर, ठीक है, बट लेटर स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, ठीक है, पाइथन वुड नॉट कंप्लेन टू पिन पॉइंट इट। मतलब अगर आपने लिखा कि x जो है उसमें 5 आपने स्टोर कर दिया, बाद में अगर आप x के अंदर जो है वो दूसरी वैल्यू डालना चाह रहे हैं, जैसे किसी का नाम था लाइक रवि, तो आपने तो उसको बोला था इंटीजर नंबर है और बाद में आपने उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल दी, तो अभी चलेगा। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, जो कि सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में ये स्ट्रांगली ये ध्यान रखता है कि आपकी वेरिएबल किस टाइप की है, उसी टाइप का डेटा उसमें फिर वो स्टोर भी करता है। इसी टाइप से कह सकते हैं नॉट इजीली कन्वर्टेबल, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल इट्स, या कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटेक्स, पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इन, बट द एडवांटेज हैज अ फ्लिप साइड टू। इसी टाइप से क्या कह सकते हैं, it becomes a disadvantage when it come to translating a program into another programming language. This is because most other language have structured defined syntax. तो इसमें क्या है कि कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, आप कैसे भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कोड को अगर आप दूसरे कोड में, लैंग्वेज में अगर आप बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक इशू हो सकता है, क्योंकि वहां हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। जबकि पाइथन बहुत ज्यादा इजी है, तो इसलिए इसमें कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो दूसरी लैंग्वेज में क्या अपने पास एक स्ट्रक्चर, और इसमें स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको कभी पड़ेगी भी नहीं, तो रहने दीजिए। ये जितने भी आप माइनसेस देख रहे थे, ये सारे के सारे लगभग ना के बराबर ही है। दोस्तों चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन को हम लोग किस तरीके से दोस्तों डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं, और किस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे बहुत बेसिक लेवल पे, जिसमें कि हम लोग कुछ प्रोग्राम बना करके देखने वाले हैं। दोस्तों
मुझे जहाँ तक लगता है क्लास 11th आईपी में आप पहली बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा ज़रूर। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाके आप क्या लिख सकते हैं, पाइथन आपको डाउनलोड करना है। तो आप सीधे जाएँ और आप लिख दें पाइथन डाउनलोड, ठीक है? तो मैं जाके लिख देता हूँ पाइथन डाउनलोड। इस तरीके से दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी, हाईएस्ट चांस है आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी python.org की। और जैसे ही दोस्तों आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक इस तरीके से एक लेआउट आएगा, एक वेबसाइट पे इस तरीके का कंटेंट आपको देखने वाला दिखेगा, जिसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ आपके सामने सीधे ही डाउनलोड बटन दिख रहा है, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। जैसे कि आपको मिलता है अबाउट, तो पाइथन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में या कोड्स या फिर ऐसी कुछ और चीजें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल जाता है, कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, सोर्स स्टोरीज या सॉरी सक्सेस स्टोरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसी न्यूज है, इवेंट है, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड्स पे जा रहे हैं, हालांकि मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कि सीधा आपके पास ये बटन है, आपको इसी पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी रिलीजेस हैं अभी तक के, वो सारे लेना चाहें तो इस पे जा सकते हैं। इसी टाइप से कुछ सोर्स कोड अगर आप देखना चाहें तो यहाँ मिल जाएगा। विंडोज के बेस पर दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपके पास तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। इसी टाइप से अदर कुछ प्लेटफॉर्म है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। लाइसेंस से ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। यही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडोज से रिलेटेड फीचर्स हैं, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक या दूसरे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधे से इस बटन के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। वैसे आपको मैं नीचे दिखा देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजेस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि 3.13 है, 3.12 है, 3.11 है, 3.10 है। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर रिलीज आपके पास जो है शेड्यूल्स भी है। नीचे अगर आप जाके देखेंगे तो 3.12.3, 3.11.9 और ये कब रिलीज डेट आई है इनकी, जैसे कि अप्रैल 9 को ही आई थी, अप्रैल 2 को ही आई हुई है। और यहाँ पर डाउनलोड्स बटन पे क्लिक करके आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से एक काम करता हूँ दोस्तों, इस पे जाके जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आप इस बटन पे जाके क्लिक कर दें, आपके सामने डाउनलोड का प्रोसेस हो जाने के बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जैसे जनरली हम लोग क्या करेंगे, इस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उसका नाम है ऐड python.exe टू पाथ। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जैसे आगे आप जाएंगे तो कई बार क्या होगा, कुछ हम लोगों को जो है वो पिप वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं। तो दोस्तों इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे ये आपके पाइथन को, यानी कि पाइथन का जो आपके पास python.exe फाइल है उसको पाथ में, हमारे कंप्यूटर के पाथ में ऐड कर देगा। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस यानी कि सेटअप प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका होता है। और यहाँ पर ये जो जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, टीके सपोर्ट है, जैसे टिकेंटर अपने पास होता है, टर्टल होता है, बूटस्ट्रैप होता है, पिप है, बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं, जो सारे पैकेजेस भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सेटअप और सक्सेसफुल लिखा आ चुका है। मैं इसको जैसे ही क्लोज कर देता हूं, आप स्टार्ट बटन में जाएंगे और जाके लिख देंगे IDLE। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यूज किया उसका नाम क्या है, IDLE। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है IDLE को यूज करें, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे पास बहुत सारे दूसरे और भी अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, यानी कि अलग अलग टाइप के एडिटर है जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ पाइथन एडिटर, ठीक है। मैं अगर इतना लिख देता हूँ पाइथन एडिटर, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडिटर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। आप उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक एनाकोंडा नाम से है। जैसे मैं डायरेक्ट अगर एनाकोंडा दिखा देता हूँ, ठीक है, पाइथन एनाकोंडा। तो एनाकोंडा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास anaconda.com है। आप इस बटन पे जाएं, यहाँ पे जाके जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर जो है इसको आप, जैसे मैं सपोज एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पर आप जो है वो इसका डाउनलोड प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपनी आईडी वगैरह बता करके आप इसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अपने पास जैसे एनाकोंडा है, अपने पास में पाईचार्म भी होता है, आई थिंक आपने नाम सुन रखा होगा। तो आप यहाँ पर पाईचार्म को भी यूज कर सकते हैं। पाईचार्म भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, जेट ब्रेन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास पाईचार्म भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके पास एडिटर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सपोज पाईचार्म हो गया, या ऐसे दूसरे भी आप ले सकते हैं। पाईचार्म का जैसे लोगो है जो कि आइडियली जैसे आपको यहाँ पास में दिख रहा है।
तो आप यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो हम लोग दोस्तों ये यूज़ करें, ठीक है, जो कि आपके पास है सी पाइथन, हम इसको क्या बोलते हैं, सी पाइथन कह सकते हैं, आईडीएलई है। ये पाइथन ने आपको एक जो कह सकते हैं कि आईडीज़ दी है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया है आपको। आप इसको सीधे-सीधे यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो बेसिक कोर जो चीज़ें हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग करने से रिलेटेड, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप इस पे जाएँगे दोस्तों, आइडियली पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमने इंस्टॉल किया है 3.12, ठीक है? तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आपके सामने आप देखेंगे इस तरीके से आपका एक लेआउट आएगा। इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर यहाँ आपको 3 ग्रेटर दैन के सिंबल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जाके लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, सपोज मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 20 और फिर मैं लिख देता हूँ z इक्वल्स टू x प्लस y, इस तरीके से। तो देखिए हमने क्या करा है, x एक वेरिएबल ली है जिसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी। ऐसे ही y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 20 कर दी और z एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x प्लस y कर दी। तो दोस्तों मैं जाकर के सीधा लिखता हूँ x, या तो आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, या नहीं तो आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट ऑफ x, इस तरीके से। तो अभी आपको x की वैल्यू दिखा देगा। तो जनरली क्या होता है कि हम आगे जाते हुए जब कोडिंग करेंगे, डिस्प्ले करना होगा, तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे x की वैल्यू को या कोई भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। लेकिन अभी एक्चुअल में हम जो काम करें दोस्तों, ये आपके पास होता है एक इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर हम लोग जो काम करें बेसिकली एक टाइप का आपका शेल है जो कि एक टेम्परेरी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी दिखाऊंगा टेम्परेरी कैसे दोस्तों। y इक्वल्स टू, या मैं एक काम करता हूँ y की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, तो 20 आ गया। z की वैल्यू को प्रिंट करना है, 30 आ गया। सपोज यहाँ हम लोग ऐसा काम करना चाह रहे थे कि मैं लिख देता हूँ कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, 50 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही कुछ लिखना चाह रहा था। तो इसका जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या आएगा, ये अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम लोग टेम्परेरी कुछ काम करते हैं, जस्ट कुछ चेक करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सपोज कि मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ, ऑल्ट प्लस F4 मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया और दोस्तों अगली बार जब मैं वापस से आइडियली चलाऊंगा और उसमें आने के बाद जब मैं x की वैल्यू को लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, बोल रहा है x कुछ है ही नहीं, हमने पिछली बार बनाया था x। ठीक है, तो इस बार जब हमने वापस से यहाँ पर पाइथन को शुरू किया है तो अब यहाँ पर x कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर आप y देखेंगे तो भी कुछ नहीं है, z आप देखेंगे तो भी कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ आपके पास आ चुका है एक एरर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार आइडियली शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हम कोड कर रहे हैं इसको आप इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड में आप जो काम करें दोस्तों, ये आपका होता है टेम्परेरी, ये जस्ट चेकआउट करने के लिए, या फिर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप रन करोगे उसका आउटपुट देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका एक प्रोग्राम जो आपने बनाया हो जिसमें शायद 10, 12, 15 लाइन का कोड हो या शायद उससे भी बहुत ज्यादा हो, और वो आपका जो कोड है उसको आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आप एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को सेव जरूर करेंगे और फ्यूचर में उस कोड को फिर से यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल कहीं सेव हो, आपका प्रोग्राम कहीं सेव हो, तो आप क्या करें दोस्तों, फाइल मेन्यू में जाएं। ठीक है, फाइल मेन्यू में देखिए अभी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको नहीं दिख रही होंगी, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। आप देखेंगे यहाँ ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक फाइल। इस फाइल मेन्यू में जाना है आपको और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, आपको चूज करना है न्यू फाइल। इस न्यू फाइल में आप कुछ काम करेंगे जो भी हम लोग देखेंगे, शॉर्टकट में यूज करूंगा अभी Ctrl+N। और इसी टाइप से दोस्तों जब आपका कोड होगा, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पर एक कोड ले लिया, एक नई फाइल बना दी और दोस्तों यहाँ मैंने जाके लिख दिया x इक्वल्स टू 10, सपोज y इक्वल्स टू 20 और z इक्वल्स टू, मैंने सपोज x प्लस y कर दिया है और मुझे प्रिंट करना है तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट x प्लस, या x और y, या डायरेक्ट z ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि एक आउटपुट भी आ जाएगा। अब हम लोग ये चाह रहे थे दोस्तों इस कोड को सेव करके रखना, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और क्या करना है, सेव बटन या शॉर्टकट Ctrl+S भी आप यूज कर सकते हो। आप जब सेव करेंगे तो आपका कोड सेव हो जाएगा और लास्ट में दोस्तों आपको इस रन में जाकर के यहाँ पर रन के अंदर रन मॉड्यूल F5 यूज करना पड़ेगा। देखिए छोटे से 3 स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको Ctrl+N, कोड लिखेंगे Ctrl+S और उसके बाद आपको क्या करना है, F5। 3 शॉर्टकट्स याद रखनी है, Ctrl+N है न्यू के लिए, Ctrl+S है सेव के लिए और F5 है आपको अपने मॉड्यूल को रन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने अपना एक कोड देख लिया है दोस्तों। अब मैं इस कोड को सेव कर देता हूं Ctrl+S करके। अब देखिए आप इसको जो सेव कर रहे हो वो कहां कर रहे हो आप, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर है क्लास 12th IP, इसी तरीके से यहाँ DLL से या ऐसे और भी कुछ फंक्शंस यहाँ अलग अलग टाइप के आप यहाँ पर फोल्डर्स देख सकते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर अपनी फाइल सेव करेंगे तो हो गया क्या? इस जगह पर पाइथन 312 जो आपको फ़ोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर आप एक फाइल सेव करेंगे, फिर अगली बार एक और करेंगे, उसके बाद एक और करेंगे। सपोज़ पूरी 11th क्लास में अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सपोज़ मैं मान के चलता हूँ 50 से 60, 70, 80 प्रोग्राम आप बनाएँगे। तो दोस्तों वो सारी फाइल आपकी एक ही जगह पे आएगी। उसे आपके सामने दिक्कत भी आएँगी, कुछ इंटरनल इसकी खुद की फाइल्स भी होंगी, कुछ आपकी प्रोग्रामिंग फाइल्स होंगी, तो वो क्या है कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप डेस्कटॉप पे या कहीं और, जैसे डेस्कटॉप पे तो नहीं लेकिन आप कहीं और जाएँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर सपोज़ डी ड्राइव पे चला जाता हूँ और डी ड्राइव पे जाने के बाद मैं अपने एक नाम का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। जैसे कि मैं अपना जो कोड सेव कर रहा हूँ, उसका नाम यहाँ पर कर देता हूँ सपोज़ कि स्कोरशाला। ठीक है? और स्कोरशाला के अंदर जाकर के मैं अपना प्रोग्राम सेव करूँगा। अगली बार दोस्तों जब भी मुझे अपना प्रोग्राम ढूँढना है या मुझे अपने प्रोग्राम को देखना है, तो मैं सिर्फ़ स्कोरशाला वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा और वहाँ से अपनी फ़ाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ जाकर के क्या कर देता हूँ, अपनी फ़ाइल का नाम रख देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो। दोस्तों डेमो नाम से जब आपकी फ़ाइल सेव करेंगे तो उसका ऑटोमैटिक एक एक्सटेंशन बनेगा, जो कि आपके पास होगा .py। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा .py, ठीक है? तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर देता हूँ सेव, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों ऊपर आपको दिखने को मिलेगा demo.py, ये आपकी फाइल है डी ड्राइव में स्कोरशाला नाम के फ़ोल्डर के अंदर demo.py नाम की फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब दोस्तों मुझे करना क्या है, अपने इस वाली फाइल को रन में जाकर के क्या करना है, रन मॉड्यूल। जैसे इस रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा, देखिए अभी आपकी जो फाइल है, जो आपने क्रिएट करी है, ये बेसिकली एक फाइल है। इस फाइल को आप मॉड्यूल भी कह सकते हैं और आप इसको स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों एक तरीका था जो हमने इंटरैक्टिव मोड में काम किया था और दूसरा जो तरीका है, ये क्या है आपके पास, इसको हम कहेंगे स्क्रिप्ट मोड। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ चुका है, 30 आ चुका है। 30 आया कहाँ पर है? तो ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो क्या है, आपके पास शेल पे दिख रहा है, जैसे इंटरैक्टिव मोड में आप लिख रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप x लिख करके देखेंगे तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू आएगी, y लिखेंगे तो y की वैल्यू आएगी और z लिखेंगे तो z की वैल्यू आएगी। ऐसा हो क्यों रहा है? तो दोस्तों हमने यहाँ पर जैसे लिखा x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये सारी चीजें मेमोरी में स्टोर हो गई। और जैसे ही आप प्रोग्राम रन करेंगे, F5 दबाएंगे, तो दोस्तों मेमोरी में सारी चीजें आ चुकी है और अब यहाँ अभी मेमोरी के अंदर x की वैल्यू, y की वैल्यू और Z की वैल्यू है, ठीक है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं इसके अंदर दोस्तों कुछ दूसरा काम करने वाला हूँ। अब देखिए हमको यहाँ पर थोड़ा-सा प्रिंट समझना है, हमको यहाँ पे थोड़ा-सा इनपुट समझना है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने फेसबुक चलाया होगा, आपने इंस्टाग्राम चलाया होगा और भी दूसरे आप बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें क्या होता है, आईपीओ होता है, यानी कि पहले आप इनपुट देते हैं, देन उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसके बाद उसका एक आउटपुट आता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एक कोड लिखें और उस कोड के अंदर हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं जो हमारा जो यूजर होगा, यानी कि वो पर्सन जो मेरे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कहता हूं कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये जरूर आना चाहिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना प्रोग्राम किसी और को माइंड में लेते हुए चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक प्रोग्राम बने जिसमें मैं चाहता हूं कि यूजर अपना नाम लिखे और उसका नाम मैं यहां लूं और उसके बाद में उसको वेलकम करवाऊं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यूजर जो नाम टाइप करेगा उस नाम को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। जैसे सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, ठीक है? तो मैं नेम इक्वल्स टू ऐसे भी कर सकता हूं, उसका नाम लूं और आपको शायद अच्छे से पता होगा दोस्तों कि जो स्ट्रिंग अपने पास होती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसको आप सिंगल कोट में या फिर आप उसको डबल कोट में ले सकते हैं। तो सपोज मैं डबल कोट में जाकर के एक नाम लिखना चाह रहा था किसी का, उसका नाम था हिमांशु, ठीक है? ये हिमांशु नेम में स्टोर हो चुका है और मैं उसको अगर प्रिंट करके देखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट नेम, इस तरीके से। दोस्तों इस कोड को मैं फिर से सेव करता हूं, F5 प्रेस करूंगा, आप देखेंगे क्या लिखा आ रहा है, हिमांशु। अगर मैं चाहता हूं इसके अंदर कि एक मैसेज लिखा है वेलकम हिमांशु, तो मैं क्या कर दूंगा, इस प्रिंट के अंदर मुझे डबल कोट्स में जाके लिखना पड़ेगा वेलकम। अब ये वेलकम क्या है, आपके पास एक मैसेज है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है? इसके बाद मैं एक स्पेस दबा रहा हूं और डबल कोट्स बंद कर देता हूं। तो दोस्तों ये जो वेलकम अपन ने लिखा था, ये वेलकम अपना स्ट्रिंग है और इसके बाद जैसे अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी क्या आ रहा था आपके पास, वेलकम आ रहा है, ठीक है? हिमांशु हट गया और इसके बाद आपको चाहिए वो नेम नाम की वेरिएबल की वैल्यू।
तो आप क्या कर देंगे, कॉमा आप जाके लिख देंगे नेम। जैसे कि अगर इससे पहले आप देखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा रहता, केवल नेम, नेम से क्या आया था, हिमांशु। अब आपको इसके साथ एक स्ट्रिंग भी चाहिए और साथ में कॉमा करके आप सेपरेट कर सकते हैं कि ये बाद वाली जो वैल्यू है वो तो आपके पास वेरिएबल है और इसके अंदर आप जो लिख रहे हैं वो आपके पास क्या है, एक मैसेज है। तो मैंने लिख दिया वेलकम और फिर नेम। मैं दोस्तों इस कोड को सेव करता हूं वापस से और जैसे ही F5 प्रेस करूंगा आप देखेंगे क्या लिखा आ गया, वेलकम हिमांशु। अब मैं चाहता क्या हूं कि ये जो हिमांशु नाम है, जो हर बार हिमांशु है, वो यूजर डिसाइड करे, यूजर टाइप करे। अगर यूजर का नाम हिमांशु नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा रहा है, वेलकम हिमांशु, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर यूजर कुछ इनपुट करे, वो हमारी वैल्यू नेम नाम की वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा एक इनपुट फंक्शन यूज करूंगा। इनपुट फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, यहां आप जो टाइप करोगे वो वैल्यू जाकर के स्टोर कर देगा नेम के अंदर। तो मैं, अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूं। मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करता हूं। देखिए जब मैं कंट्रोल एस करता हूं होता क्या है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। आप ऊपर देखेंगे अभी डेमो के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर स्टार दिख रहा है। स्टार दिख रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि आपकी जो फाइल है वो अभी तक सेव नहीं है। तो जैसे ही आप कंट्रोल एस करते हैं हर बार आपकी फाइल अपडेट हो जाएगी। तो हर बार प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको कंट्रोल प्लस एस जरूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डॉट, ये जो स्टार दिख रहा है डेमो डॉट पी से पहले, वो अभी देखेंगे आप हट जाएगा। जैसे ही मैंने दोस्तों जैसे कि यहाँ कंट्रोल एस दबाया, आप देखेंगे वो स्टार हट चुका है, मतलब अब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर F5 कर रहा हूं। F5 करूंगा, इनपुट फंक्शन कुछ नंबर या कोई वैल्यू लेगा। जैसे ही आप दोस्तों वहां पर वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू आपके नेम नाम की वेरिएबल में जाएगा और वो वेलकम के बाद वो नाम यानी कि वो जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मैसेज तो आ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ कर्सर वेट कर रहा है, मतलब मुझे कुछ टाइप करना है। आपने बोला था इनपुट, तो ये इनपुट करवा रहा है लेकिन मैसेज नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि सपोज मैं लिख देता हूँ तुषार। तो आप जो तुषार लिख रहे हो दोस्तों, ये तुषार गया नेम नाम की वेरिएबल में, ठीक है, और उसके बाद वेलकम तुषार डिस्प्ले हुआ है। तो आपने जो यहाँ पर लिखा था तुषार इस जगह पर, तो ये जो तुषार आपने लिया वो कहाँ चला गया, नेम में, और आपने उसके बाद क्या लिख दिया, वेलकम तुषार। इस तरीके से आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूं दोस्तों कि जब ये कोड आप रन कर रहे हैं तो उस टाइम यूजर को एक मैसेज दिखना चाहिए, मतलब यूजर को पता होना चाहिए कि उसे कहां पर यूजर नेम लिखना है, कहां पर पासवर्ड लिखना है, कहां पर एज लिखनी है, कहां पर वेट लिखना है, कहां पर ईमेल लिखनी है, ऐसी कोई भी चीज। तो आप उससे लेना क्या चाह रहे हो, इनपुट क्या कराना चाह रहे हो, वो मैसेज भी आपको टाइप जरूर करना चाहिए। तो मैं इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट में जाकर के या सिंगल कोट में भी आप यहां जाकर के लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं एंटर योर नेम, ठीक है, और एंटर योर नेम के बाद थोड़ा स्पेस दे रहा हूं जिससे अच्छा लगेगा। फिर एक कॉलन, आप कॉलन लेना चाहें, इक्वल्स टू लेना चाहिए, आपके ऊपर है। इक्वल्स टू थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक मैसेज आएगा एंटर योर नेम। आप दोस्तों उसके बाद जो नेम डालेंगे, जो भी नाम डालेंगे इस इनपुट फंक्शन के थ्रू, ठीक है, डिस्प्ले क्या होगा, एंटर योर नेम, और आप जो नाम डालेंगे वो नेम में जाएगा और उसके बाद वो नेम वापस डिस्प्ले हो जाएगा। मैं फिर से इस फाइल को दोस्तों सेव करता हूं, F5 प्रेस करता हूं, आप देखेंगे एंटर योर नेम, अब मैसेज आया है और यहाँ पर आप कुछ नाम लिखना चाह रहे हैं जैसे कि योगेश। तो जैसे ही आपने योगेश किया आप देखेंगे यहाँ पर उसका आउटपुट आपको दिखने को मिल चुका है, वेलकम योगेश। इसी तरीके से अगर आप कुछ दूसरे स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, मैं फिर से F5 करता हूं। मैं यहाँ पर नाम डालना चाह रहा था सपोज की स्नेहा, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्नेहा आ चुका है। इसी टाइप से आप कोई भी वैल्यू डालेंगे, अगर सपोज कि मैं F5 करके यहाँ लिख देता हूँ वंशिका, तो आप देखेंगे यहाँ पर वंशिका जैसा लिखेंगे, जैसे ए मैंने कैपिटल लिखा है तो आपको भी कैपिटल में देखने को मिल रहा होगा ए। तो जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो वैल्यू आपकी जाके कहाँ स्टोर हो रही है, इस नेम के अंदर, और वो वैल्यू वापस आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों कि जैसे वेलकम नेम आ गया, यानी कि वेलकम जो भी आपने नेम डाला, उसके बाद मैं फिर से एक प्रिंट कर देता हूं और इस प्रिंट के अंदर जाके लिख देता हूं, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देता हूं ऐसे ही हेलो वर्ल्ड सपोज, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों कि ये जो वेलकम और उसके बाद जो भी नाम होगा उसके बाद एक न्यू लाइन आएगी और न्यू लाइन के अंदर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। तो मैं देखता हूं एक बार क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूं, जैसे कि किसी का नाम था अमन, मैं एंटर करूंगा, फिर लिखा आएगा वेलकम अमन और उसके बाद न्यू लाइन में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों प्रिंट फंक्शन में आप जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो स्ट्रिंग रन हो जाने के बाद, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आप ऑटोमेटिक जो है वो न्यू लाइन में आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन आए या नहीं आए
तो वो भी आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो आप यहाँ पर सेपरेटर है, ठीक है, या फिर आप एंड है, ऐसी कुछ बेसिक चीजें भी हैं जो मैं आपको आगे प्रिंट के टाइम पर वापस बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ थोड़ा-थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एंड में क्या चाहिए या फिर सेपरेटर में क्या चाहिए, जैसे कि सपोज मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ एंड इक्वल्स टू, ठीक है, मैं एंड इक्वल्स टू कर देता हूँ यहाँ पर पाइप। तो जो भी आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, सपोज मैं फिर से सेव करता हूँ दोस्तों, इस कोड को रन कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सपोज कि किसी का नाम है भरत, तो आप देखेंगे क्या लिखा है, वेलकम भरत, और इस बार न्यू लाइन की जगह क्या आ गया, पाइप आ गया, जो कि मैंने वहां पर डाला था। और उसके बाद लिखा गया हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद आपको न्यू लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने ये जो लिखा था एंड इक्वल्स टू पाइप वो यहाँ आया है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या था, यहाँ पर एंड इक्वल्स टू था स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब बैक स्लैश एन अगर आप लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको न्यू लाइन देता है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखते हैं तो वो आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर हैश लिखेंगे तो दोस्तों इस कोड को रन करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैं सपोज यहाँ लिख देता हूँ नीरज। तो आप देखेंगे यहाँ जैसे ही मैं नीरज लिखूंगा तो क्या आ गया, वेलकम नीरज, और न्यू लाइन की जगह हैश आ चुका है। तो एंड में आप क्या चाहते हो, बाय डिफॉल्ट एंड में क्या होता है, न्यू लाइन होती है, लेकिन उसकी जगह आप कुछ और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप बीच में फंक्शंस के बीच में जैसे आप कुछ वैल्यू लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं सेपरेटर यूज करना, वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। आगे हम लोग और देखते हैं, प्रिंट फंक्शन में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पर दोस्तों दो तीन चीजें बताना चाह रहा था, एक तो प्रिंट फंक्शन, दूसरा इनपुट फंक्शन। अभी इनपुट में हमने ये देखा कि स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक नंबर को रीड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज की एज। एज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की इनपुट, ठीक है, इनपुट, और इस इनपुट में लिख देता हूँ एंटर योर एज। अगर मैं सपोज इस तरीके से एक मैसेज लिख देता हूं तो आप जो वैल्यू लिख रहे हैं वो एज में आ जाएगी। आप प्रिंट करके देखेंगे, मैं यहां जाकर के लिख देता हूं सिंपल सा नेम, और इसी तरीके से फिर से मैं एक प्रिंट कर देता हूं और इसमें जाके लिख देता हूं मैं एज, ठीक है। तो होगा क्या, मैं इस कोड को सेव करके फिर से रन कर देता हूं। तो जैसे आप इस कोड को दोस्तों रन करेंगे, एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पर नाम किसी का कुछ भी डाल दिया है, सपोज कि मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ विनय, ठीक है, तो विनय जाएगा, और एज जो मैं डाल रहा हूँ जैसे कि 18, तो दोस्तों ये 18 को स्टोर कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि इस एज को इंक्रीमेंट करना, +1 +2 -1, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो एज हम लोग ले रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जैसे अगर आपने 16 लिखा है तो वो 16 एक नंबर नहीं होकर के क्या है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे एज आपने लिया, मैं एज इक्वल्स टू एज +1 करना चाह रहा हूं, या फिर एक काम कर देता हूं, मैं यहां पर जाके प्रिंट में एज +5 करना चाहता हूं। आप जो भी एज डालेंगे मैं उसमें 5 ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो एज है वो एक स्ट्रिंग है अभी तक, उसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आएगी एक एरर। प्रोग्राम चलाते हैं, एंटर योर नेम, नाम किसी का था तो मैंने नाम लिख दिया सपोज तरुण, और अब इसके बाद अपन से एज पूछ रहा है, दोस्तों मैंने एज लिख दी 15। अपन चाहते हैं 15 + 5 20 आ जाए, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, आपके पास आ रही है एक एरर। क्या बोल रहा है ये आपसे कह रहा है कि आपने जो एज +5 लिखा है इससे होगा क्या, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है हम लोग ये भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा। हो क्या रहा है, ये है आपके पास एक स्ट्रिंग और ये है आपके पास एक नंबर, तो यहां पर आपके पास क्या एक इशू आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में बदलना पड़ेगा। अभी मैं आपको दो फंक्शन बताने वाला हूं, एक है जिसका नाम है int, और एक फंक्शन होगा दोस्तों जिसका नाम होगा अपने पास फ्लोट। अब इंटीजर और फ्लोट होते क्या है, इंटीजर का मतलब है जैसे कि आपने लिख दिया 8, और फ्लोट का मतलब क्या है, जैसे कि 8.5। तो जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट, और जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो मैं एज के आगे जो मैंने लिखा है एज इक्वल्स टू, और ये जो कंप्लीट आपके पास एक नंबर ले रहा था, यहां पर ही मैं क्या कर देता हूं, INT लगा देता हूं, ठीक है, INT, और यहां लास्ट में आपको INT क्लोज करना पड़ेगा। एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, हम लोग जब ये स्ट्रिंग लिखते हैं, इस तरीके से मैसेज लिखते हैं, तो एक आपको एक जैसे आपने शुरू किया ब्रैकेट, फिर आपने एक दूसरा ब्रैकेट शुरू किया है, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो लास्ट में 2 की जगह 1 बंद करके चलाते हैं, फिर आ जाती है एरर। तो आप ध्यान रखना
2 चाहिए आपको। इसी टाइप से जैसे कि आपने यहाँ पर एज रीड कर लिया है, अगर मैं यहाँ पर एज प्लस 5 करता हूँ, अब मैं यहाँ पर 5 या 15 या जो भी डालूँगा, उसमें दोस्तों 5 ऑटोमेटिक ऐड होकर के डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी लिखा था योगेश, और योगेश की एज है दोस्तों सपोज़ कि 20 इयर्स। अभी क्या करेगा, 20 की जगह प्लस 5 करके आपको डिस्प्ले कर देगा 25, मतलब कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप। और अभी आपने जो यहाँ पर वैल्यू ली है, वो वैल्यू किस टाइप की हो गई है, इंटीजर टाइप की। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप फ्लोट लेना चाहते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, मैं लिख देता हूं वेट। ठीक है, वेट इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, फ्लोट, और फ्लोट के अंदर जाके क्या लिख देंगे, इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर आप क्या लिख देंगे, मैं लिख दूंगा, ठीक है, एंटर योर सपोज वेट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एंटर योर वेट। इस तरीके से मैंने यहाँ एक मैसेज जनरेट कर दिया दोस्तों। अगर आप उसका वेट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, प्रिंट, और प्रिंट में जाके वेट। ठीक है, WIGHT। फाइनली आप इसको सेव करें, फिर से आप रन करें, आप देखेंगे एंटर योर नेम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं दोस्तों। मैं लिख देता हूं यहाँ पर भावेश, और भावेश की जो एज है वो मैं कर देता हूँ 16, और उसका जो वेट है वो है अपने पास सपोज 48.74 kg। तो आप जैसे एंटर करेंगे देखेंगे भावेश भी आ रहा है, एज क्योंकि 5 अपन ने ऐड कर दी थी अभी, और जो वेट आपने डाल रखा है फ्लोट वैल्यू वो भी आपके सामने आ चुकी है। अगर अपन चेक करना चाहते हैं दोस्तों कि नेम में किस टाइप की वैल्यू है, तो एक फंक्शन होता है टाइप, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जाके अगर आप लिख देंगे नेम, तो ये आपको दिखा रहा है नेम किस टाइप की वैल्यू, उसकी क्लास बता रहा है कि नेम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। इसी टाइप से अगर आप टाइप फंक्शन में जाके लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, एज, तो आपके पास एज किस टाइप की है, इंटीजर। और अगर आप टाइप में जाके लिख देंगे सपोज की वेट, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे वेट किस टाइप की है, आपके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर टाइप भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा। तो मैंने आपको सिंपल सा यही बताया कि आप कैसे पाइथन को डाउनलोड करते हैं, कैसे आप उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर काम शुरू कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग को कैसे रीड करेंगे, आप यहाँ पर एज कैसे लेते हैं, वेट कैसे लेते हैं। अब दोस्तों ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी, अब आपको क्या करना है, मैं आपकी साइड पे कुछ काम दे रहा हूँ। और अगर आप ये काम कर पाए दोस्तों, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर इस वीडियो पे वापस आएं, और आने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। और बाय द वे अगर आपको लगता है मैं बाद में नहीं लिख पाऊंगा, तो आप इस कमेंट में जरूर लिखें कि आप ये करके ही रहेंगे। ठीक है, तो आप जो भी है आप मुझे श्योरिटी जरूर देंगे कि ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम रीड करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसकी ईमेल आईडी भी रीड करवानी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर उसका एड्रेस भी रीड कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों चीजें होंगी, ये होंगी आपके पास स्ट्रिंग। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये भी आपके पास स्ट्रिंग है, ये भी आपके पास स्ट्रिंग है, और ये भी आपके पास स्ट्रिंग है। इसमें आपको किसी भी तरीके के फंक्शन को वापस से INT की तरह कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इनपुट लिखें, और इनपुट के अंदर जो भी मैसेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और आप उसको रीड करके वापस डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक मार्क्स रीड करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने हिंदी का मार्क्स रीड किया, आपने यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स रीड किया, आपने यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स रीड किया है, इसी टाइप से दोस्तों आपने SST मार्क्स रीड कर लिए, और अगर आप चाहें तो एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं साइंस। ठीक है, साइंस के मार्क्स भी रीड कर लिए। तो 5 सब्जेक्ट आपको रीड करवाने हैं। जैसे आप अगर हिंदी ले रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनपुट फंक्शन के पहले आपको जो भी मैसेज डालेंगे, इनपुट फंक्शन के पहले आपको INT फंक्शन को भी यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे इंटीजर मार्क्स होंगे। लास्ट में आप एक टोटल करेंगे, टोटल इक्वल्स टू सपोज की हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस SST, इस टाइप के 5 सब्जेक्ट्स रीड करेंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों प्रिंट में आपको जाके लिखना होगा टोटल। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, टोटल। फाइनली आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे आप स्ट्रिंग को रीड करेंगे, कैसे इंटीजर को रीड करेंगे, कैसे आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे, और फाइनली कैसे आप उसका टोटल डिस्प्ले करवाने वाले हैं।